नमस्ते मित्रों। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये सब करेक्ट कर लिया है। छोटा मोटा चेंजेस है जो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, जो इधर दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसे बेकिंग इंटरसेक्शन देखा है मैंने। तो वहाँ बेल्ट पर हमें ये चाहिए, एक कोलिजन चाहिए जिससे ये जो जनेऊ है वो उससे दूर थोड़ी रहे, इंटरसेक्ट ना हो। तो एक लास्ट ट्राई उसका करके देखते हैं। हमने कोलिजन रखा है, हमने ये रखा है। अगर मैं यहाँ से 0.004 करता हूँ और यहाँ पर भी, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने क्या वैल्यू रखी है, यहाँ वैसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो हियर एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अगर मैं अब वापस से सिमुलेट करूँ, मैं इसी को सिमुलेट करूँगा, बाकी सब सही है, इज इट। तो अगर मैं इसे फिर से सिमुलेट करने जाऊँ तो क्या ये बेक फिर से बनाएगा? शायद। तो जैसे ऐसे और फिर ऐसे बेक करना पड़ेगा। मुझे प्रॉब्लम हो सकती है ऊपर के दो नेकलेसेस से। तो आई एम अफ्रेड कि ये इशू पहले सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अभी एक बार नज़र पड़ी है तो देख लेते। इसके बाद हम बनाएंगे इनका खेश। वो ही टफ़ हो सकता है, ये आगे का जो कपड़ा है वैसे ही कुछ बनेगा, लेकिन थोड़ा टफ़ हो सकता है। तो देखेंगे कैसे हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे ट्रिकी वे से अगर प्रेजेंट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डायरेक्टली जैसे कपड़े हम नीचे रेस्ट करते हैं सिमुलेशन में, अगर यूँ ही करना है तो थोड़ा सा डाउट है, वो जैसा चाहिए वैसा नहीं होगा। और हम दूसरे क्लोथ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स की तरह उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते वाइल इट इज़ गेटिंग सिमुलेटेड। वो जब एनिमेट हो रहा है, रेस्ट हो रहा है, तब हम उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, खास करके क्योंकि वो ग्राफिकली इस सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे किसी और सॉफ्टवेयर के लिए हैवी हो सकता है। वो सिर्फ क्लोथ सिमुलेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही हो सकता है। तो और हम उस सॉफ्टवेयर में जा नहीं रहे, तो सीधी सी बात है। तो उसके लिए तरीका कुछ है, मैंने सोचा है। एक तरीका है कि मैं पहले वो क्लॉथ बनाऊं, फिर उसे एक पाथ के थ्रू यहाँ पर उसको वाइंड कर दूं, जैसे हमने भीमसेन के इस कंसेप्ट आर्ट में देखा। उसके बाद वो फिक्स हो जाए तो उसे फिर उस वक्त फिर सिमुलेशन दूं क्लॉथ का, फिर देखूं कि कैसे काम करता है। तो ये वो चीज़ें हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि मुझे यहाँ पर अभी उनके हाथों में उस खेश को नहीं पकड़वाना, मुझे उनके दोनों हाथ फ्री रखने हैं, क्योंकि ये अभी मेरा वो एग्जैक्ट पोज नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। तो देखते कैसे कॉल कर सकते हैं हम इसे। दूसरा तरीका ये है कि हम एक एक करके एक एक पार्ट को एक स्पेसिफिक शेप पर रेस्ट कराएं, पाथ के बदले उस क्लॉथ को वैसे रेस्ट कराएं एक एक हुक बनाकर, और फिर वो सही से हो जाए तो वो हुक हटा के वापस फिर से इस पर रखें, जैसे इनका शेप चाहिए, ड्रेप चाहिए बॉडी पर, वैसे हुक्स बनेंगे। और फिर उनका जो उनके जो ये है जो मूवमेंट है उसके साथ और बॉडी के फॉर्मेशन के साथ वापस से उसे सिमुलेट करें। एक ये हो सकता है। डाउट है कि वैसा सही या सफल होगा। मुझे इसमें थोड़ा भराव चाहिए केश में, ये साधारण सा कपड़ा ना लगना चाहिए। थोड़ा सा उसमें कुछ ज़्यादा रिंकल्स बना नहीं पाएंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम दिखे कि भाई हाँ ये खेश है, किसी बड़े ह्यूज मस्कुलिन मैन का खेश है, तो भी एकदम पतले से धागे जैसा नहीं होना चाहिए। ये कोई चुनरी नहीं है, एक ऐसा खेश है जो लंबा होता है, जिसको अपने आप कभी शॉल बना सकता है मैन, ओके, शॉल बना सकता है। कभी उसे कहीं अकेला हो, उसे नींद आ गई या आराम करना है तो अपने आप को ढकने के लिए उसे चादर बना सकता है। कभी ज़रूरत पड़ी तो धोती के साथ उसे एज अ एडिशनल वेरिएबल एलिमेंट की तरह उसे रख सकता है, जैसे कि खेश कंधों पर रखना, बॉडी से लपेटना वैसा। और दूसरा ये कि कब ज़रूरत पड़ी तो उसे कभी थोड़ी सी कड़कती धूप में छाया बनाने के लिए भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी बहुत से एलिमेंट्स है। हम इसे बस सिर्फ एक कपड़ा या दुपट्टा बोल के इंसल्ट करते हैं, लेकिन इट्स नॉट दुपट्टा, इट्स नॉट चुनरी, इट इज़ अ मस्क्यूलिन मल्टी यूज एलिमेंटल एंड स्पेसिफिकली अ कॉस्ट्यूम फॉर मेन, जो नोटिस ही नहीं करता कोई। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम हमेशा उस वक्त मेंस या मास्कुलिन हमेशा बैर बॉडी रहते थे,
बेयर बॉडी का मतलब ये नहीं कि तुम कम्प्लीटली नंगे घूमो। एक वस्त्र भी इज़ नॉट इक्वल टू बेयर बॉडी। ही इज़ वेल ड्रेस्ड, ऐसा माना जाता था। ये तो कपड़े बने, इजाद हुए तो पहनने लग गए, तो उसे फिर वेल वर्स बना दिया। लेकिन इट्स जस्ट द ह्यूमन्स एडिशनल स्किन टू मेक एन ह्यूमन गुड। तो वो चीज़ें थी। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अभी भी नंगे घूमें, बट ऐसे कपड़े होने चाहिए जिनका सिर्फ पहनने का इस्तेमाल नहीं, उसका एटलीस्ट कहीं श्योर लॉजिकल तो एटलीस्ट लॉजिकल तो इस्तेमाल रहना चाहिए, या वो वैलिड रहना चाहिए कि इसका लॉजिकल इस्तेमाल भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीच में बहुत सालों पहले मैंने देखा था कि एक शर्ट बना था जिसको उल्टा सीधा पहनो तो भी नया ही दिखेगा और दोनों साइड से सीधा ही लगेगा, ऐसे ही कुछ। तो वैसे मल्टीवर्स ये एक सादा सा कपड़ा भी इतना सारा काम करता था, और ये शर्ट तो सिर्फ दो ही काम करता है कि इसको उल्टा पहनो तो ये कलर, सीधा पहनो तो वो कलर, नथिंग एल्स। तो वही चीज़ है, दिस इज़ मच बिगर देन एनी ऑफ द आर कॉस्ट्यूम विच वी आर राइट नाउ वेयरिंग और सीइंग इट। तो वो एक चीज़ थी खास। और भीम सिंह का ऐसा था ना कि जब वो अपनी मदर के पास जाते थे, या अपने बड़े भाई के पास जाते थे, या अकेले बैठते थे, या अपने ताजश्री यानी कि भीष्म पितामह के पास जाते थे, तो हमेशा इसी खेस से अपने अपर बॉडी को, अपने कंधों को ढक देते थे, जैसे कि शॉल। ही इज़ नॉट मस्कुलिन when his elders are near. He is not masculine, he is not powerful when his elders are near or near standing beside him. वो कभी ऐसा नहीं करता unless and until जब वो वॉर में हो और उन्हीं बड़ों के साथ उसको खड़े रहना है, तो वो एक अलग है, बट उसके भी कॉस्ट्यूम अलग है। So it's much harder to create an historic but traditional costumed or attired कैरेक्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और उस वक्त लोग नए नए कपड़े पहनते थे रोज़, जबकि डिज़ाइन बोलते ना फॉर्मेट यही होता था, धोती, खेश और गहने, ज़्यादा से ज़्यादा मुकुट। बट उसमें भी ऐसी वैरायटी की हम सोच नहीं सकते। और आज उसका एक रुपये जितना भी डिज़ाइन किसी एक दुपट्टे पे भी नहीं होता, जिसे हम ज़्यादा पॉप कर रहे हैं, बट इट्स नॉट। सो कॉस्ट्यूम इज़ नॉट just an element. It's very important when you design any character and its costume. अगर उस कैरेक्टर की हिस्ट्री जानते हो फिर भी कॉस्ट्यूम सही नहीं बना, दैट मीन्स यू डोंट नो द कैरेक्टर। एंड इफ यू नो द कॉस्ट्यूम बट यू डोंट नो द कैरेक्टर, बट योर कॉस्ट्यूम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर। जस्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट टू जज, जस्ट टू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर। अगर तुम्हारे कपड़े डिज़ाइन उस तरीके से है जिससे तुम्हारा फीचर बढ़कर और निखर कर आता है, तो लोगों के दिमाग में वो पिक्चर अच्छी बननी चाहिए। वो सही कॉस्ट्यूम होता है, और उसी को इन सब ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स ने निकाला है। हम नहीं निकालते। कई सारे फिल्म्स देखी जिसमें कई बार ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर देखे, सीधे सीधे बैर बॉडी दिखा दिया, नॉट इवन अ केश, गहनों से ढक दिया। हर भगवान को तिरुपति बालाजी बनाकर रख दिया, वो अलग है, बाकी सारे भगवान अलग है। हर एक की अपनी अपनी फीचरेट है, पिक्चराइजेशन है, हर एक का अपना एक खासियत है, सबको एक जैसा बना दिया। कई बार मैंने देखा है, दैट हर्ट समटाइम्स व्हेन आई थिंक फर्दर ऑन देम, तो पता चलता है कि इट्स वेरी बैड। तो देखिए ये बेक हो गया, चलो टेस्ट कर लेते कि भाई सही हुआ या नहीं, नहीं तो हमारी गड़बड़ और बढ़ती जाएगी, है ना। तो हम तकरीबन कुछ फंस गए जैसे हो गया, नहीं सब सही है, यस वी आर गुड। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ है, लेकिन अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, फाइन। सो ये एक चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे, इतना हम सेव करेंगे, प्लस कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें मैं एक इतना ही काम करूँगा, मैं इसे आगे खेश बनाता हूँ। तो कैसे बना सकते हैं, कभी भी कोई भी खेश बनाना है तो पहले उसको, और ऑब्वियसली वो सिंपल कपड़ा है, एक पर्दे की तरह, तो उस पर्दे की तरह दिखाना भी पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि जनरल हमने तो धोती बना दी, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या है इस कपड़े का, कि हम सिमुलेशन कैसे कर पा रहे हैं, हमें कपड़े को कैसे समझना है। तो वो खेस बनाने के पहले आज वो सीखेंगे। मैं एक नया ब्लेंडर फाइल ओपन करता हूँ, उसमें सिखाता हूँ। तो ऐसा है कि हम थोड़ा सा सेटअप करते हैं। क्या सेटअप करेंगे, ये सब डिलीट कीजिए, ठीक है। यहाँ से मैं एक
प्लेन लेता हूँ, एडिट, उसे बड़ा कर दिया, ठीक है, उसे डिवाइड कर दो, सब डिवाइड एडिट में ही रहकर, तकरीबन कुछ 15 और समथिंग, ठीक है, छोड़ दो। अभी फिर से एक क्यूब बनाओ, उसे मुझे ऊपर रखना है, ठीक है, उसका जो डिवीज़न है बाद में करेंगे, लेकिन मुझे एक बेवल करना है जो एटलीस्ट हाँ इतना करूँ, और उसके साथ मुझे यहाँ कुछ कट्स देने हैं, यहाँ पर भी कट्स देने हैं, और यहाँ पर भी देने। ये बताता हूँ कैसे, क्यों और किस लिए कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे एक इकोस्फीयर चाहिए, यूवी स्फीयर चाहिए, जिसको मैं हाँ यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और इसके जैसे दो और रखता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि ये बेस नहीं है, तो फिर से प्रॉब्लम होगी, तो इनको पहले मैं नीचे लाता हूँ, ठीक है, यहाँ से वायर फ्रेम करते हैं और फिर देखते हैं। तो ये एडिट में जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और फिर GZ1, ठीक है, इसे भी यहाँ से 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पिवट पॉइंट है उसे वहीं रख के एडिट मोड से ये सारे वर्टिसेस को ऊपर ले रहा हूँ, GZ1, ठीक है। तो पिवट पॉइंट बेस पर आ गया। यहाँ ये करना पड़ेगा मुझे चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यों किया मैंने, इसलिए किया, ठीक है। और ये जो है ये साहब इधर होंगे, ठीक है। तो इसे पहले एडिट GZ1, ठीक है। उसके बाद वायर फ्रेम में आके मैं स्नैप कर सकता हूँ वर्टेक्स, देखते हैं काम करता है या नहीं, ठीक है, ये चलेगा, ओके, यस, ये हो गया। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, फाइन, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसे मैं स्मूथ करता हूँ, इसे सब जगह से ठीक कर दिया, ओके। और ये सारा कुछ एक ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब बनाएंगे एक्चुअल। दो तरीके से हम एक प्लेन बना रहे हैं जो एज अ कपड़ा काम करेगा, एक पर्दे की तरह, और एक ऑफ कोर्स जो टेक्निक हम वहाँ यूज़ करने वाले हैं उसके दो तरीके हैं। तो वो ये है कि पहला है, यहाँ रखता हूँ एडिट, पहले तो इसे एडिट मोड में जाकर आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ रख दो, काफ़ी कम है, ठीक है, थोड़ा सा और, ओके। अब इसे सब डिवाइड करता हूँ तो ये से आ रहा है, ठीक है। तो इसे क्या करना है, मुझे मैन्युअली डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड ऐसा करो कि आपकी डिविजन्स बहुत अच्छे से काम करें। जैसे देखिए मैंने इसे 50 रखा है, 51 कीजिए, मेक अ सेंटर टू बी टच्ड। उसके बाद यहाँ क्लिक करके एस्केप कीजिए और इधर भी देखिए 15। अब देखिए कि ये है ना, ये देखिए रेक्टेंगल है, तो ऐसे कीजिए कि वो स्क्वायर हो जाए, ये ठीक रहेगा, ठीक है। इसको बनाएंगे क्लोथ 01, ठीक है। इसका डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट D, क्लोथ 02, इसे बंद कर दो। अब इसको ना मुझे एक तरीके से इधर डालना है जिससे ये काम करे। मैं इसे ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और मुझे इसे यहाँ से क्लोथ सिमुलेशन देना, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही रखता हूँ और कोई चेंजेस नहीं करूँगा, ओके। यहाँ पर आऊँगा, इसे कोलिजन दे दिया, इसे कोलिजन दे दिया, इसे भी दे दिया, इसे भी देना पड़ेगा और इसे भी देना पड़ेगा, ठीक है। सबको कोलिजन दे दिया, नो चेंजेस, बस डिफ़ॉल्ट। मैं ना इसे रैंडम कर रहा हूँ तो दिखाई दे क्या हो रहा है। तो क्लोथ को सिलेक्ट करो और यहाँ पर आके कैश में आके समझो कि मुझे 150 या 125 फ्रेम्स का रेंज चाहिए, यहाँ पर भी उतना ही करते हैं, ओके। और मुझे बेक करना है। जैसे ही मैं बेक करता हूँ, ये बेक तो हो गया, लेकिन देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट, ये देखिए, हाँ, तो अभी रेस्ट नहीं हो रहा, तो क्या करना है, 250 पे आते हैं, फिर से इधर 250 कर देते हैं और फिर देखते हैं। तो अब आगे तक जा रहा है, स्लाइड हो रहा है, नीचे गिरेगा और ऐसे रहेगा। इसे अगर मैं स्मूथ कर दूँ तो आपको कपड़ा दिख रहा है, ठीक है, ओके।
चलिए अभी इसे रोटेट करते हैं, RZ ऐसे रखता हूँ, उसके बाद डिलीट कर दिया और फिर बेक करता हूँ। लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ कि मैं ना यहाँ से कॉटन रखता हूँ प्रीसेट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास कोलिजन है, सेल्फ कोलिजन है, वो सब देखेंगे, लेकिन पहले इतना बेक कर देते हैं। इतने टाइम से मैं आपसे धोती और ये सब बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि एक्चुअली जनरली क्लोथ सिमुलेशन के सिंपल प्रोसेस कौन सा है। ये है, हमें अपने क्लोथ के एट्रीब्यूट चेंज करके टेस्ट करना है तो ऐसे करना चाहिए। किसी ने सवाल नहीं किया। वेरी वेरी क्रेजी कंडीशन की किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये कैसे करेंगे, बस आपने फॉलो किया। थैंक्स फॉर फॉलोइंग, बट मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था साथ में। तो देखिए ये हो रहा है अब। हाँ, अब आया कंडीशन आपका इधर, ये देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब आएगा तरीका, बेक निकालो, यहाँ पर सेल्फ कोलिजन ऑन करो और फिर बेक करो। अभी इत्मीनान से अच्छे से सिमुलेट हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए सब सही है। लेकिन ये वैरायटी वैसी नहीं है जैसे हम सोच रहे थे, ठीक है। चलिए इसे बैक करते हैं, इसका एडिट मोड में आते हैं, सिलेक्ट और राइट क्लिक, सब डिवाइड, ठीक है, 2, ओके। उसके बाद फिर से बेक करना पड़ेगा। अब ये हैवी हो जाएगा, डिवीजन बढ़ गए, हम अच्छी क्वालिटी ला रहे हैं इसलिए वापस डिवीजन बढ़ गया, और उसके चलते बेकिंग सिस्टम जो चल रहा है वो और थोड़ा टाइम लेगा। कैसे इम्पैक्ट पड़े उस पर, तो सिमुलेशन में कुछ तालमेल होते हैं, चाहे आप स्मोक, फायर, वाटर ऐसी चीज़ों में सिमुलेशन करो या क्लोथ पे। आपको ये देखना है कि आपके पास वर्टेक्स, पार्टिकल या किसी चीज़ की क्वांटिटी क्या है। तो ये देखिए बेक हो गया, चलो टेस्ट करते हैं। यस, अब लग रहा है कपड़ा, अब लग रहा है एक स्टिल लाइफ का एक सेट। सॉरी अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है तो, आसपास बहुत डिस्टर्बेंस है। अच्छा, अभी ये देखिए, ये जो जिटरी है ये इशू होता है, क्या करें। ये कब होता है, जब आपका जो सिमुलेशन है, जो वायर फ्रेम है आपका स्ट्रक्चर का, क्लोथ का, वो क्वाड है। तो ऐसे फोल्ड्स में या तो आपके डिविजन्स बड़े ज़्यादा होने चाहिए, या तो फिर आपके क्लोथ को ट्रायंगुलेट करना पड़ेगा। ट्रायंगुलेट यानी कैसा, अब जैसे हमने ये बनाया था, ठीक है, मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, शिफ्ट D, इसे करता हूँ 1-1, ठीक है, ये ऊपर वाला बंद कर देता हूँ, और इसे मैं राइट क्लिक टेसलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एज में या कहीं पर टेसलेशन है, ट्रायंगल फेस, ठीक है, ये ट्रायंगल कर दिया, ओके। अब अगर मैं वायर फ्रेम बंद करूँ और इसे मैं फिर से बेक करूँ, तो ये मुझे ट्रायंगल होने के कारण इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कम जिटरी आएगा, उसके फोल्ड्स बढ़ जाएंगे, तो बेंडनेस ऑफ दैट सरफेस विल बी इंक्रीज्ड। तो क्या होगा कि ये डिवीजन नहीं बढ़ाता, ये हर पॉलीगॉन को आधा कर देगा, आधा करेगा तो फोल्ड बनने में हेल्प ज़्यादा होती है, यानी कर्वेचर उस सरफेस का बढ़ जाता है, कर्व बनने में उसको हेल्प ज़्यादा मिलती है। तो इसके कारण हम कभी बहुत टाइम से देखते आ रहे, सालों से, जब क्लोथ सिमुलेशन के बारे में समझा सीखा तो यही जाना कि जब कोई करता है सिमुलेशन तो हमेशा क्लोथ को ट्राइंगल्स में रखता है, ट्राइज बना देता है, कॉर्ड्स को ट्राइंगुलेट कर देता है, या फिर बोले कि टेसलेट कर देता है। वो बताता भी नहीं है कि भाई इसीलिए होता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम एक है कि जब हम धोती जैसे आइटम में काम करते हैं तो टेसलेशन अनरैपिंग में प्रॉब्लम करता है। सिमुलेशन में तो आसानी से हम कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन टेसलेशन में प्रॉब्लम, अरे अनरैपिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, टेक्सचर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस वक्त बहुत दिक्कत होती है। इसे देखते फिर से बेक कर चुके हैं हम लोग। तो देखिए आपको अब ट्राइंगल्स कम दिख रहे हैं, जिटरीनेस कम दिख रहा है ना। पॉज करता हूँ और इसके ऊपर फिर कोई डेकोरेटिव सब डिवीजन सरफेस एक लेवल का डाल दिया, तो फाइल हैवी तो होगी, लेकिन आपको आउटपुट और क्लोथ का स्मूथ मिलेगा। अगर आप सिमुलेट नहीं कर रहे, हाँ सिमुलेट नहीं कर रहे तो ठीक है, लेकिन काम तो ऐसे ही होगा, ओके। उसे और बढ़ाएंगे तो और स्मूथ होगा, तो और फाइन दिखेगा, बट वी डोंट नीड दैट। कुछ कुछ जगह पर कुछ पिंचेस है, बट नो प्रॉब्लम। फिर क्या होता है ना कि अगर क्लोथ फिक्स है तो उसकी थिकनेस देते हैं, जैसे सॉलिडिफाई, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसका सब डिवीजन सरफेस बनाते हैं, यानी स्मूथनेस देते हैं, तो वो और फाइन हो जाता है। तो वैसे करके वो काम होता है। अब ये लोड लेगा, बट आपका आउटपुट दिखा रहा हूँ मैं।
तो ऐसी चीज़ें हैं, ये देखिए। सो वी हैव दैट सिचुएशन ऐसे, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसकी थिकनेस को बढ़ाऊँ, तो देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये जो पूरा सिलेक्शन है, अगर मैं उसे इंसर्ट कर दूँ तो एक बॉर्डर बन जाएगी, देखना। बहुत हैवी है दोस्तों, तो थोड़ा संभल के काम करना है, या फिर मुझे इन सबको बंद करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। चलिए इसे बंद करता हूँ और इसे भी बंद करना पड़ेगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ वो इशू था हमारा जो हमने नहीं चेक किया, तो चेक कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए हाँ, तो अभी सिलेक्ट ऑल, शिफ्ट को होल्ड करके रखो और फिर ऐसे रखो, ठीक है। अब ये और ये, अब ये बन गया, तो उसे वापस सिमुलेट करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो वापस इधर आ सकते हैं। यहाँ पर आया, यहाँ से इसे ऑन किया, बट इसके साथ सिमुलेशन कभी मत करो, ठीक है। इसके साथ सिमुलेशन करने में तो ऐसे भी पागल हो जाओगे। ये यहीं पर अपने को अटका रहा है सिर्फ ऑन ऑफ करने में इतनी सी फाइल को, सो इट्स ऑब्वियसली बैड। तो हमें इसको निकालना है, फिर से सिमुलेशन करना है, उसके बाद फिर ये काम कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं क्लोथ के सिमुलेशन की प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं उसको टेक्निकल नाम से नहीं सिखाऊंगा, बस सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया। तो जैसे मैंने कॉटन किया था, मैं डेनिम करके देखता हूँ, मैं बेक करूँगा और फिर वो बेक होगा और फिर पता चलेगा कि कैसे दिख रहा है। तो उसकी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं। अगर आपको कोई वैल्यूज़ चेंज करनी है तो आप कहाँ कर सकते हैं। एक क्वालिटी स्टेप्स क्लोथ के रोल आउट के नीचे, दूसरा आप स्टिफनेस डैम्पिंग उसमें कर सकते हैं, तीसरा आप कोलिजन में क्वालिटी में चेंजेस ला सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोलिजन, सेल्फ कोलिजन में ख़ास करके आप डिस्टेंस को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। शेप में आप ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल से पिन कर सकते हैं, किसी कुछ बंच ऑफ वर्टेक्स ग्रुप से। देखिए ये सिमुलेट हो रहा है एंड डैम दिस इज गोइंग बैक, और मैंने गलती से यहाँ से प्ले कर दिया, तो प्ले भी हो रहा है और सिमुलेट भी हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं था, और ये डेनिम है तो उसकी स्टाइल है कि वो हैवी होता है, तो जब इतनी दूर से पटकेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बाउंस होकर इधर उधर श्रिंक होगा, तो ये वो हो रहा है, एंड दैट्स वाई वी आर सीइंग इट लाइव। तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसे स्टॉप करता हूँ, जाने देता हूँ। यहाँ से अब करेंगे लेदर, ठीक है। अब इसे मैं बेक करता हूँ, ये बेक हो रहा है, और बेक हो रहा है तो यहाँ नहीं दिखा रहा, लाइव नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो बेक खुद कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, सारा आउटपुट जनरेट कर रहा है और की लगा रहा है। वो वैसी की जो सिमुलेशन में दिखे या सिमुलेशन में रन हो, और फिर वो प्ले होगा जब भी एनिमेशन बेक खत्म होने के बाद, तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो सिमुलेशन का काम ये है, बेकिंग का काम ये है कि पहले ही आपको आपके सिमुलेशन का फ्यूचर वो देख कर रिकॉर्ड करके टाइमलाइन पे बिछा देगा, और आपको फिर प्ले करना जैसे ही बेक हो जाता है, तो आपको आउटपुट पता चलेगा कि आपके सेटिंग्स के हिसाब से सिमुलेशन कैसा चला है, और उसी सिमुलेशन को फिर आप मैनिपुलेट करके 19-20 करेंगे और फिर बेक करेंगे, तो काम आउटपुट आपको अपडेटेड मिलेगा। यूँ ही आप प्ले नहीं कर सकते वैल्यू चेंज करके, बिना नया बेक किए आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा अगर आप उसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जितनी बार आप वैल्यूज़ चेंज करेंगे, एट्रीब्यूट्स चेंज करेंगे क्लोथ के सिमुलेशन के लिए, तो उसके हिसाब से आपको उसमें बेक फिर से करना पड़ेगा, पुराना बेक निकाल के, यानी डिलीट बेक एंड बेक अगेन। प्लस अगर ऑब्जेक्ट जिस पर गिर रहा है, जैसे कि इस नीचे कोलिजन ऑब्जेक्ट्स है, अगर उनकी वैल्यूएशन, उनके एट्रीब्यूट्स में कोई चेंजेस किया, तो भी आपको क्लोथ के एट्रीब्यूट्स में जाके उसको बेक नए सिरे से करना पड़ेगा, नहीं तो वो आउटपुट पुराने बेकिंग का लेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए तो मैं बार बार पर्ल नेकलेस, जनेऊ, इन सबको बार बार बेक क्यों कर रहा था, क्योंकि जब मैं बॉडी के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर रहा था, कोलिजन को, जैसे मैंने बेल्ट के कोलिजन के एट्रीब्यूट चेंज किए, तो मुझे बेक जनेऊ के सिमुलेशन में करना पड़ा। यही रीज़न है इसका। और क्लोथ इतनी आसानी से हम टेस्ट करते हैं कि क्लोथ के फीचर कैसे बनाए जो उधर काम करे, ये स्टिल कंसेप्ट है, बट इसी से सीखा जाता है। अब खेश बनाने की बारी आएगी, तो हमें ये देखना है कि खेश को ऐसे डेंस में रखे, यानी उसके जो सब डिविजन्स है वो ऐसे रखे कि जल्दी बेक भी हो और बार बार बेक कर सके, और सिमुलेशन में भी प्रॉब्लम ना हो, और स्ट्रक्चर हम जैसा फॉर्म करें वैसा एक्सेप्ट करें। ये 3-4 चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ टेस्टिंग कर लिया, तो वहाँ जाकर कुछ भी कर सकते हैं। फिर जो वहाँ फेस करना पड़ेगा वो वहीं पर सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज वी नो सम कोर्स ऑफ दिस सिमुलेशन बाय टेस्टिंग दिस वे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी
क्लोथ से रिलेटेड। मैं ज़्यादा डिटेल में क्लोथ से आई थिंक इसके सिमुलेशन प्रॉपर्टीज़ फिज़िक्स को नहीं बता रहा, क्योंकि देखने पर समझ में आता है, उसको सुन के पढ़ के तो आप सिर्फ जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसे इमेजिन करने के लिए आपको देखना तो पड़ेगा, तो आप प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे कि अगर मैं इसकी इतनी वैल्यू कम करता हूँ, इतना कोलिजन डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ, तो मैं इमेजिन कर पाऊँगा कि इतना तो रिज़ल्ट आना चाहिए। फिर हम उसे बेक करेंगे तो वो रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, जैसे अब मैं करूँगा। वाह भाई, ये था डेनिम, डेनिम था, यस, नहीं लेदर, ये लेदर है, ठीक है, ये लेदर के एट्रीब्यूट्स है। तो इतना मोटा मोटा रिंकल होता है, ठीक है। देखिए डेंसिटी अभी भी उतनी है ना, डेंसिटी अभी भी उतनी है, फिर भी वो कम रिंकल नहीं, आई मीन ज़्यादा रिंकल नहीं, वो कम रिंकल बना रहा है, वो भी बड़े बड़े। अब बेक को हटाता हूँ और लास्ट टेक्निक करते हैं, नहीं सेकेंड लास्ट, रबर, ठीक है, और फिर देखते हैं बेक करके। अब रबर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया और मैंने यार फिर से यहीं प्लेस ही कर दिया, तो ये जल्दी हो रहा है देखिए, बट इसकी सिमुलेशन रबर स्ट्रेची होता है, तो देखिए इतना सारा स्ट्रेच हो रहा है एक गुब्बारे के प्लास्टिक की तरह। ओके, सो इट्स वेरी वियर्ड, वेरी बाउंसी, स्ट्रेची एंड बोलते हैं ना कंट्रैक्ट हो रहा है वापस स्ट्रेच होकर, तो बहुत वियर्ड सा रैप अप बना रहा है, तो थोड़ा अजीब लगेगा अगर हमें यही यूज़ करना है तो। स्पेंडेक्स की तरह काम कर सकता है अगर कोई कपड़ा ऐसा बना रहे हैं तो, रबर टाइप का, ठीक है। इसको यहीं रिजल्ट में रखते हैं, हम यहीं से सिल्क करते हैं और इसके लिए स्पेशली बेक करते हैं। ये भाई ऐसे काम कर रहे हैं। अब सिल्क सिल्क की तरह है, ज़्यादातर सिल्क और कॉटन में ज़्यादा बहुत बड़े बड़े डिफरेंस नहीं होते थे, और मुझे भी अब तक कभी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना मुझे समझ में आया कि सिल्क जब जो कपड़ा होता है ना, वो कॉटन से ज़्यादा लचीलापन दिखाता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है, स्ट्रेचिंगनेस कम होता है उसमें, बट आज तक तो देखा नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि हम कपड़े में क्या वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स उसमें हैं। जैसे कि वो स्ट्रेचिनेस है तो उसमें ऐसे भी धागे या ऐसे भी टेक्सटाइल मटेरियल होगा जो स्ट्रेच करने में भी हेल्प करता है, लेकिन होगा सिल्की, तो दैट वे इट हैपन्स। तो ये कुछ गिने चुने आइडियाज़, गिनी चुनी जानकारी मेरे पास है कपड़े से रिलेटेड, बट ये जो मैं फिज़िकली एक्सपीरियंस किया मैं उसी को देखकर मैं समझ रहा हूँ, और उसी फिज़िकल एक्सपीरियंस में ये ब्लेंडर ने सिर्फ इतनी प्रीसेट बना कर रखे। वैसे आप लोगों को अगर क्लोथ से रिलेटेड, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोथ से रिलेटेड ऐसे फीचर्स आपको कहीं मिल जाते हैं ऑनलाइन या कुछ वैल्यूज़, और उस वैल्यू से आपको वो एग्जैक्ट टाइप ऑफ सिमुलेशन उस स्पेसिफिक क्लोथ का मिल जाता है, तो वेल एंड गुड, आप उसको एज अ प्रीसेट सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं ये सिल्क, देखिए सिल्क पहले से ही हल्का और क्विक एंड काइंड ऑफ एन हैवी टू मूव है, मतलब उसका हैवीनेस दिखता है जब मूव होता है, लेकिन जब रेस्ट होता है तो ऐसा लगता है एकदम बेहद हल्का है। देखिए क्या हल्कापन है इसमें, सी नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ एन वेरी सिल्की क्लॉथ ना। अब ऐसा अगर कपड़ा मैं बना के डाल दूँ उस पर तो सिमुलेशन में बहुत टाइम लग सकता है, बट आई वुड लव टू डू दिस, बट इट्स आई एम फियर कि, और इसमें भी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कॉटन में और इसमें सिल्क में ऑफकोर्स आपको जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखेगी, ऐसी रिंकलिश मूवमेंट दिखेगा। तो भाइयों ये था एक क्लोथ सिमुलेशन। अब मैं करता हूँ डिफ़ॉल्ट क्लोथ सिमुलेशन, यानी कि इसको हटाओ फिर से बनाओ। अब जो कर रहा हूँ उसमें सिर्फ इतना ही है कि जो डिफ़ॉल्ट है उधर मैं करता हूँ 10, यानी ये 5 था उसे 10 किया, यहाँ पर मैं 2 था उसको 5 या तो 8 करता हूँ, सेल्फ कोलिजन ऑन करता हूँ। इस कोलिजन में मैं यहाँ पर जो है वो डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, बाकी सब जाने दो और बेक करते हैं। ज़्यादातर सिल्क या कॉटन जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। तो ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, अभी ट्राइस को अचीव कैसे करना है? या तो आप पहले ही उसे अनरैप कर दें, उसके बाद फिर ट्राइस में कन्वर्ट करें, फिर सिमुलेट करें, दैट कुड बी गुड। या तो फिर आप सिमुलेट कर दें, अनरैप भी कर दें, सिमुलेशन के बाद बेक कर दें, तो भी सस्टेन रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये वो चीज़ें हैं। अभी आखिरी बार बेक करूँगा, उसके बाद मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आवाज़ का आसपास मेरे, तो मैं आपका ये वीडियो और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता। आप प्लीज़ अगर कुछ नहीं सुन पाए, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, तो आप एटलीस्ट इतना ध्यान दें कि आपको जो दिख रहा है उस पर ध्यान दें, जो हो रहा है उसको देखें और उसे समझ लें। अगर कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो बेशक इसके नीचे कमेंट में आप मुझे पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी डिटेल नॉलेज आपको दे पाऊँ या तो उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना पाऊँ।
तो नहीं, मैं अभी कट नहीं करूँगा, मैं ये भाई बेक हो जाने दीजिए, सिमुलेशन देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। कि टफ काम है क्लोथ के साथ, टफ काम है हेयर्स के साथ, हेयर के साथ, और उससे भी ज़्यादा टफ काम है कि रैंडमली लेट एनी ऑब्जेक्ट टू मूव एंड शुड अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा कोलिजन ऑब्जेक्ट है और उसके साथ कैसे टकराना है उसे, जैसे कि नेकलेस या थ्रेड या एनीथिंग विच इज़ हैंगिंग एंड डैशिंग हियर एंड देयर विद द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो भी टफ है। उससे भी ज़्यादा टफ है कि आपको इन सब को एक ऑब्जेक्ट के साथ मूव करना है। वो ऑब्जेक्ट जहाँ मूव करेगा उसके हिसाब से इनकी अपनी अपनी मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे कि कैरेक्टर, मान लीजिए कि कैरेक्टर आपने बनाया जो परफेक्टली डूड और अच्छे स्टाइलिश लुक में है, थोड़ा सा हैप्पी है तो लंबे बाल हो सकते हैं, थोड़ा सा जैगी क्लोथ्स पहनता है यानी थोड़े ढीले और लचीले क्लोथ्स पहनता है, बहुत सारी चीज़ें उसने पहन रखी है, लटका रखी है बॉडी पे, और हाथों को झुलाते हुए जा रहा है और हाथों में कोई चेन वगैरह है, और बार बार उसको एनिमेट करना है। तो जस्ट इमेजिन दैट ये आई हैव मेड ओनली दैट 25% ऑफ द एलिमेंट्स ऑन माई कैरेक्टर। तो ये देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये मूवमेंट अच्छा आ रहा है, डिस्टर्बेंस और हैवीनेस कम हो गया है, क्वालिटी बढ़ा दी, क्वालिटी थी। व्हाट इफ़ आई रिड्यूस द क्वालिटी, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है उसके हिसाब से चलेगा। देखिए मैं क्वालिटी चेंज करता हूँ, जैसे कि ये था 2, यहाँ 5 था, तो इधर भी करते 2 और फिर एनिमेट करते, ये शायद बेक जल्दी होगा, देखा, वो रिच क्वालिटी थी, अब ये पुअर क्वालिटी है। ठीक है, ध्यान रहे जब क्वालिटी स्टेप्स और क्वालिटी को चेंज करता हूँ तो जो कम वैल्यू है वो उतनी पुअर होती जाएगी और जो ज़्यादा वैल्यू है वो उतनी रिच होती जाएगी। रिच वैल्यू की तरफ वो सिमुलेशन, बेकिंग टाइम वो सब बढ़ सकता है, और पुअर क्वालिटी में उसको बस सिर्फ नाम का काम करना है, तो वो अच्छा काम करेगा लेकिन रिजल्ट उतने हैं परफेक्ट नहीं रहेगा। और देखिए उसकी स्लोनेस, देखिए ये होता है, क्वालिटी नहीं है, यानी कई पिक्सल्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, कई वर्टिसेस को, तो ये होता है पुअर क्वालिटी। तो क्वालिटी स्टेप्स पर ज़्यादा ध्यान दो, अपने आप काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर इसे स्टॉप करता हूँ, अगले वीडियो में मिलूँगा। अगले वीडियो में हम इनका खैश बनाना शुरू करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।